कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल इन नेचर है, इसका क्या रीजन? देखो, जो कोलाइडल पार्टिकल है एक्चुअल में वो सॉल्यूट पार्टिकल है। अब सॉल्यूट पार्टिकल के पास मास होता है, तो ग्रेविटी उनके ऊपर इंपैक्ट डाल सकती है, वो सेटल डाउन हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो वो स्टेबल क्यों है, इसका रीजन क्या है? दो फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक तो चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल। सभी कोलाइडल पार्टिकल्स के पास एक जैसा चार्ज है, जिससे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मींस वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू वो कंबाइन नहीं हो पाते हैं। अब वो सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे। जब तक पार्टिकल सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तब तक वो ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से सेटल डाउन नहीं होंगे। तो यहां पर सभी पार्टिकल के पास चार्ज है। अब चार्ज कैसे आ रहा है, इसका क्या रीजन है? एक तो रबिंग की वजह से, इसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिफिकेशन। जो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल है, वो डिस्पर्स फेज पार्टिकल को रब करते हैं, तो फ्रिक्शन की वजह से वहां पर चार्ज प्रोड्यूस होता है। सभी कोलाइडल पार्टिकल के पास एक जैसा चार्ज अराइज हो रहा है, इसलिए वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी, डिसोसिएशन ऑफ सब्सटेंस। जिस सब्सटेंस का कोलाइडल सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, अगर उसके पार्टिकल डिसोसिएट होते हैं, तो डिसोसिएशन की वजह से भी चार्ज आ सकता है। फॉर एग्जांपल, सॉप मॉलिक्यूल। सॉप मॉलिक्यूल क्या होते हैं? सोडियम और पोटेशियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। जब आप उसे वाटर में प्लेस करेंगे, तो Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव अलग हो जाएगा, तो रिमेनिंग पार्ट के ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? नेगेटिव चार्ज। अब जो सॉप की कार्बन चेन है वो लॉन्ग कार्बन चेन है, इसलिए जो चार्ज डेंसिटी होगी वो बहुत कम होगी, तो डिसोसिएशन की वजह से भी कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज आ सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन। कोलाइडल पार्टिकल कुछ पार्टिकुलर सब्सटेंस को, पार्टिकुलर आयन को अपने सरफेस पर एब्जॉर्ब कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनके पास चार्ज आ सकता है। और सभी कोलाइडल पार्टिकल के पास एक जैसा चार्ज आ रहा है, इसलिए वो स्टेबल हो रहे हैं। तो सिलेक्टिव एडजॉर्प्शन का अगर हम केस देखें, इसको हम बोलते हैं पेप्टाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग freshly prepared precipitate into colloidal solution by adding small amount of electrolyte. Having common ion. पेप्टाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट को कोलाइडल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करते हैं by adding small amount of electrolyte having common ion. For example, फेरिक क्लोराइड जो सॉलिड है, उसको अगर हम हॉट वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, तो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा, हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड के पीपीटी मिलेंगे।
फिल्टर कर कर इन पीपीटी को हम सेपरेट कर लेंगे। अब हम इसे वाटर में प्लेस कर रहे हैं और स्टीयर कर रहे हैं, और साथ में हम थोड़ा सा फेरिक क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। जब आप फेरिक क्लोराइड को वाटर में डालेंगे तो क्या होगा, फेरिक आयन प्रोड्यूस होगा, क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होगा। अब यहां पर ये फेरिक और क्लोराइड में से किसको जॉब करेगा, जो इसके लैटिस से मैच करता हो। इसके लैटिस में क्या आ सकता है, तो फेरिक या फिर हाइड्रोक्साइड। तो यहां पर हमें मिलेगा फेरिक का एडजॉर्प्शन। तो ये प्रेफरेंसली या सिलेक्टिवली किसका जॉब कर रहे हैं, उसके लैटिस से कॉमन हो, इसलिए हमें यहाँ पर जो सोल मिल रहा है वो पॉजिटिव चार्ज सोल मिल रहा है। पेप्टाइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इससे रेलेवेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। सेकंड फैक्टर जो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन क्या है, द zigzag motion of colloidal particle। अगर हम फाइन वुड पाउडर को स्टिल वाटर के अंदर प्लेस करें, हम नोटिस करेंगे आफ्टर लॉन्ग टाइम भी पार्टिकल मूव कर रहे हैं। अब वो पार्टिकल मूव क्यों कर रहे हैं, एक्चुअल में आपको पता है लिक्विड के पार्टिकल मूव करते रहते हैं। तो सॉल्वेंट पार्टिकल जब मूव करेंगे तो वो सॉल्यूट पार्टिकल को स्ट्राइक करते हैं, और जो ये स्ट्राइक होती है अनइवन होती है। इसका मीनिंग जो रिजल्टेंट फोर्स है वो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, कभी इधर से ज्यादा पार्टिकल स्ट्राइक कर रहे हैं सॉल्वेंट के, कभी इधर से स्ट्राइक कर रहे हैं। तो यहां पर जो हमें कोलाइडल पार्टिकल की मोशन की जो डायरेक्शन है कोई वो फिक्स नहीं मिलेगी, वो किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। इस मोशन को हम क्या करेंगे, जिगजैग मोशन। द जिगजैग मोशन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स arises due to unequal bombardment on colloidal particle by dispersion medium particle। यहां पर हम सॉल्वेंट पार्टिकल को क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल। सॉल्यूट पार्टिकल को हम यहां पर क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल। तो यहां पर जो डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स हैं वो अनइक्वली स्ट्राइक कर रहे हैं कोलाइडल पार्टिकल को, तो इसलिए हमें यहाँ पर जिगजैग मोशन देखने को मिल रहा है। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एक्चुअल में इस मोशन की वजह से कोलाइडल पार्टिकल काउंटर बैलेंस करते हैं, अपोज करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी को, इसलिए वो सेटल डाउन नहीं होते। ड्यू टू दिस मोशन colloidal particles oppose impact of gravity and do not settle down। जब तक कोलाइडल पार्टिकल सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं, ग्रेविटी के फैक्टर से सेटल नहीं होते हैं, तब तक वो स्टेबल है। दो फैक्टर हैं जो स्टेबिलिटी को डिसाइड कर रहे हैं,
एक तो लाइक चार्ज ऑन ऑल कोलाइडल पार्टिकल्स, जिससे वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सस्पेंशन में कन्वर्ट नहीं होते हैं। अगर वो सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे तो उनके ऊपर ग्रेविटी का इम्पैक्ट आएगा। कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटी का इम्पैक्ट है उसको कैंसिल आउट कौन करता है? ब्राउनियन मोशन करता है। तो ये दो फैक्टर हैं जिनकी वजह से कोलाइडल सॉल्यूशन स्टेबल इन नेचर। अब हमें स्टॉल आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। यहाँ पर हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। फर्स्ट केस में आपको दिया हुआ है सिल्वर नाइट्रेट एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। जिस चीज को हम ऐड कर रहे हैं वो स्मॉल अमाउंट में होगी, जिस चीज के अंदर ऐड कर रहे हैं वो एक्सेस में होगा। दोनों का एक्वस सॉल्यूशन है एक तरह से। जब आप इनको मिक्स करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, आपको सॉलिड पार्ट क्या मिल रहा है? सिल्वर आयोडाइड। अब देखें सॉल्यूशन में कौन कौन सा आयन प्रेजेंट है। ये तो लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ पर Ag प्लस कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। अब सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन है, पोटेशियम आयन है, आयोडाइड। तो ये किसको एब्जॉर्ब करेगा? जो इसके लैटिस में कॉमन होगा, सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होगा। तो यहाँ पर आयोडाइड आयन को ये एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर जो कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है वो सिल्वर आयोडाइड बन रहा है, लेकिन यहाँ पर जो सोल बन रहा है वो कौन सा बन रहा है? नेगेटिव चार्ज सोल बन रहा है। सेकंड केस को अगर हम देखें, Ki लिमिटेड अमाउंट में, AgNO3 एक्सेस में, तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, अगेन सिल्वर आयोडाइड कोलाइडल पार्टिकल बनेंगे। अब ये एब्जॉर्ब किसको करेगा? सॉल्यूशन में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है? आयोडाइड तो कंज्यूम हो चुका है क्योंकि ये लिमिटिंग रिएजेंट है। पोटेशियम आयन है, सिल्वर आयन है और नाइट्रेट। लैटिस में कॉमन कौन है? सिल्वर आयन। तो इसलिए ये सिल्वर आयन को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर सभी कोलाइडल पार्टिकल के पास चार्ज कौन सा आ रहा है? पॉजिटिव, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज सॉल्व होगा। तो जब भी आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट के बेस पर कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहा है वो आइडेंटिफाई करें। फिर सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन के बेस पर हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा चार्ज यहाँ पर आएगा। जो एक्सेस वाले कंपोनेंट में प्रेजेंट होगा कॉमन आयन वही एब्जॉर्ब होगा। एक्सेस में आयोडाइड कॉमन है, यहाँ पर क्या कॉमन है? Ag प्लस। क्लियर? हम जनरल केस में याद भी कर सकते हैं, मेटल सल्फाइड ब्लड एसिड डाई, ये सब नेगेटिव सोल है। मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल ऑक्साइड, प्रोटीन, बेसिक डाई, ये सब पॉजिटिव चार्ज सोल है। तो आपको सोल का चार्ज आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जा सकता है, तो ये सेट हम याद कर सकते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइड की रिक्वायरमेंट क्यों? अभी हमने स्टडी किया पेप्टाइजेशन के बारे में। कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबलाइज करने के लिए हम स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जिसमें से एक पार्टिकुलर आयन क्या हो जाएगा? कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाएगा। जो अपोजिट चार्ज आयन है, अगर वो अभी भी कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे, जो एब्जॉर्ब नहीं हुए हैं, वो स्लोली क्या कर सकते हैं? कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब न्यूट्रल कोलाइडल पार्टिकल वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू धीरे धीरे कंबाइन होंगे और सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और सस्पेंशन ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से क्या हो जाएंगे? सेटल हो जाएंगे।
इसका मीनिंग कोलाइडल सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अनस्टेबल हो सकता है अगर हमने ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल को, इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल को रिमूव नहीं किया तो उनको रिमूव करने का जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स। तो प्योरिफिकेशन करने के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक का यूज कर सकते हैं? डायलिसिस। डायलिसिस किसके बेस पर काम करता है? डायलिसिस में हम सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हैं। वैसे आपने सॉल्यूशन चैप्टर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में स्टडी किया था, वहां पर आपने पढ़ा था सॉल्वेंट पार्टिकल तो माइग्रेट हो सकते हैं लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल माइग्रेट नहीं हो सकते हैं। लेकिन यहां पर हम जो एसपीएम यूज कर रहे हैं इसके पोर साइज थोड़ा बड़ा है। यहां पर ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल तो पास हो सकते हैं लेकिन कोलाइडल और सस्पेंशन पार्टिकल उस एसपीएम में से पास नहीं हो सकते हैं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं ट्रू सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट कैन पास थ्रू एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, but colloidal particle do not। अब डायलिसिस में हम करते क्या, एक हम टैंक लेंगे जिसमें से रनिंग वाटर पास हो रहा है, ये इनलेट है और ये आउटलेट है। इस रनिंग वाटर में से हम यहां पर प्लेस कर देंगे एसपीएम बैग। एसपीएम बैग में कोलाइडल सॉल्यूशन प्रेजेंट है। रनिंग वाटर की हेल्प जो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल है वो बैग से बाहर आएंगे, डिफ्यूज होंगे, लेकिन जो कोलाइडल पार्टिकल है वो एसपीएम को क्रॉस नहीं कर सकते, वो एसपीएम बैग में रह जाएंगे। वाटर के पार्टिकल रैंडमली मूव करते रहते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल धीरे धीरे बाहर आएंगे, इसलिए जो डायलिसिस है वो स्लो प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इसको फास्ट करने के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें हम क्या करेंगे, यहां पर इलेक्ट्रोड सेटअप कर देंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। मीन्स हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, यहां पर हमें रनिंग वाटर की भी हम रिक्वायरमेंट नहीं है। पहले हमें रनिंग वाटर की रिक्वायरमेंट थी, अब रनिंग वाटर की भी रिक्वायरमेंट नहीं। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रोलाइट आयन है अगर उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्यूज होंगे, इस प्रोसेस में वो एसपीएम बैग से बाहर आ जाएंगे। सिमिलर वे में अगर पॉजिटिव चार्ज ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल है तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ डिफ्यूज होंगे, तो प्रोसेस क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। इसका भी प्रिंसिपल सेम है, ट्रू सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट कैन पास थ्रू एसपीएम बट कोलाइडल पार्टिकल डू नॉट अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया है, यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पास करते हैं, उसकी इफेक्ट की वजह से फास्टली ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल एसपीएम में से पास। प्योरिफिकेशन के लिए हम एक टेक्निक और यूज करते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जो हम नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते हैं उसमें से ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल, कोलाइडल पार्टिकल, लेकिन सस्पेंशन पास नहीं होगा।
अगर आप शुगर सॉल्यूशन को नॉर्मल फिल्टर में से पास करें तो शुगर अलग नहीं हो पाएगी, मिल्क को पास करेंगे तो मिल्क फैट सेपरेट नहीं हो पाएगी। तो यहां पर अगर हम डस्टी वाटर को पास करेंगे तो डस्ट सेपरेट हो जाएगी। मींस नॉर्मल फिल्टर पेपर सिर्फ सस्पेंशन पार्टिकल को अलग कर सकता है। हम क्या करते हैं, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर है उसको केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जब हम केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं अब उस पोर में से पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि पोर का साइज क्या हो गया, छोटा हो गया। सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल पास हो पाएंगे। ऐसे फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्टर। तो जब अल्ट्रा फिल्टर में से कोलाइडल सॉल्यूशन को हम पास करते हैं, सॉल्वेंट ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल उसमें से पास हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल पार्टिकल पास नहीं हो पाते। इसलिए प्रोसेस का नाम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेम ऑफ फिल्टर। इलेक्ट्रोडायलिसिस हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं टू प्योरीफाई ब्लड। जब हमारे ब्लड में कुछ इश्यू अराइज हो जाता है जिसकी वजह से कुछ मेडिकल प्रॉब्लम अराइज होती है, तो ब्लड को प्योरीफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करते हैं। ब्लड भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। व्हाट इज कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन? कोलाइडल पार्टिकल अगर किसी वजह से डिस्चार्ज हो जाए तो ये न्यूट्रल कोलाइडल पार्टिकल स्लोली वंडरवाल फोर्सेस के थ्रू कंबाइन होकर सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सस्पेंशन ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से सेटल डाउन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, कोएगुलेशन। द फिनोमेनन of formation of precipitate from a colloidal solution. By addition of excess of electrolyte. अगर हम किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दें, इलेक्ट्रोलाइट के पास दोनों टाइप के चार्ज होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो कोलाइडल पार्टिकल को डिस्चार्ज करेगा। जब कोलाइडल पार्टिकल डिस्चार्ज हो जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट में। इस फिनोमेनन को हम क्या कहेंगे, कोएगुलेशन। तो रीजन क्या होगा, ड्यू टू discharge of colloidal particles these particles combined by van der Waals forces and converted into suspension and settle down। तो कोई भी ऐसा फैक्टर जो कोलाइडल पार्टिकल को डिस्चार्ज कर सकता है वो कोएगुलेशन करेगा। कोएगुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट मेथड है बाय एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अभी हमने स्टडी किया इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल पार्टिकल को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन की वजह से अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और कोएगुलेट हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम मिक्स कर दें अपोजिट चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन को,
फॉर एग्जाम्पल अगर हम फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल और आर्सेनिक सल्फाइड सोल को मिक्स कर दें, आपको पता है मेटल हाइड्रोक्साइड के पास क्या होता है, पॉजिटिव, और सल्फाइड सोल के पास क्या होता है, नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव को अगर हम मिक्स करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएंगे। अगर डिस्चार्ज होंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे, मींस कोएगुलेशन हो जाएगा। बाय सेंट्रीफ्यूगेशन अगर हम मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन करें तो मिल्क क्रीम बाहर आ जाती है। तो जब हम सेंटर से किस चीज में रोटेशन क्रिएट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन करेगा क्या, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करता है। आप ये कह सकते हैं रबिंग को इंक्रीज कर रहा है। तो इसका मीनिंग वहां पर फ्रिक्शनल चार्ज प्रोड्यूस होगा which neutralize colloidal particles। जब कोलाइडल पार्टिकल्स न्यूट्रलाइज होंगे तो अल्टीमेटली वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सस्पेंशन में कन्वर्ट हो जाएंगे और सेटल डाउन हो जाएंगे। तो मिल्क में से क्रीम हम सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू निकालते हैं, एक तरह से हम उसका कोएगुलेशन करते हैं। अगर हम बॉयल कर दें मिल्क को तो आप देखते हैं मलाई आ जाती है उसमें, वहां पर भी हम कोएगुलेशन ही कर रहे हैं। जब आप बॉयल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, रबिंग इंक्रीज होगी, मींस फ्रिक्शनल चार्ज प्रोड्यूस होगा जो कोलाइडल पार्टिकल को क्या कर रहा है, न्यूट्रलाइज कर रहा है। तो बॉयल कर कर भी हम कोएगुलेशन कर सकते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिनका यूज कर कर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, सस्पेंशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन, नंबर और वैल्यू। देखो जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, सभी का जो न्यूट्रलाइजेशन का एक्सटेंट है वो डिफरेंट होगा, कोई जल्दी करेगा कोई ज्यादा टाइम में करेगा। इसका मीनिंग सभी की जो पावर है वो एक जैसी नहीं है। तो पावर को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर एक नंबर कंसिडर कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन नंबर और वैल्यू। इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं, द मिनिमम मिलीमोल of electrolyte added to 1 liter of colloidal solution to coagulate it in 2 hours। इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रल कोलाइडल पार्टिकल स्लोली वंडर वाल फोर्स के थ्रू कंबाइन होकर सस्पेंशन में कन्वर्ट होंगे और सस्पेंशन ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से सेटल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर रहे हैं। तो जिस मिनिमम क्वांटिटी पर हम कोलाइडल सॉल्यूशन को कोएगुलेट कर पा रहे हैं उसको, उस नंबर को हम क्या कहेंगे, कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन वैल्यू। जिसका कोएगुलेशन वैल्यू कम होगा इसका मीनिंग हमें इलेक्ट्रोलाइट कम चाहिए, उसकी पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन नंबर और वैल्यू। देखो जो हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं वो कोलाइडल सॉल्यूशन को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करते हैं। हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं, सभी का जो न्यूट्रलाइजेशन का एक्सटेंट है वो डिफरेंट होगा, कोई जल्दी करेगा कोई ज्यादा टाइम में करेगा। इसका मीनिंग सभी की जो पावर है वो एक जैसी नहीं है।
तो पावर को कंपेयर करने के लिए हम यहाँ पर एक नंबर कंसिडर कर रहे हैं जिसे हम बोल रहे हैं कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन नंबर और वैल्यू। इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं? द मिनिमम मिलीमोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट added to 1 liter of colloidal solution to coagulate it in 2 hours। इलेक्ट्रोलाइट कोलाइडल पार्टिकल को न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रल कोलाइडल पार्टिकल स्लोली वंडर वाल फोर्स के थ्रू कंबाइन होकर सस्पेंशन में कन्वर्ट होंगे और सस्पेंशन ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से सेटल हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस में टाइम लगेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन मेंशन कर रहे हैं। तो जिस मिनिमम वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग हम कोएगुलेट कर पाएंगे उसे हम बोल रहे हैं कोएगुलेशन वैल्यू। जितने कम कोएगुलेशन वैल्यू होगी, कोएगुलेशन नंबर होगा, उतनी ज्यादा पावर होगी। कम क्वांटिटी का यूज करने का मीनिंग क्या, उसकी पावर क्या है, ज्यादा। हम कह सकते हैं स्मॉलर द कोएगुलेशन वैल्यू, हायर द कोएगुलेशन पावर। अगर आपको डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट के लिए कोएगुलेशन वैल्यू का डेटा दिया हो और पावर का कंपैरिजन करने के लिए कहा हो, तो जितनी कम वैल्यू होगी कोएगुलेशन, उतनी ज्यादा क्या होगी, पावर होगी।